सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज एक और राजवंश की गौरव गाथा आपके बीच में सुनाने और बताने आया हूं। उस राजवंश का नाम है शाक्य मौर्य राजवंश। भारत में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं मेहता, कहीं कुनवी, कहीं माली, कहीं गहलोत, कहीं भुजबल, कहीं कुशवाहा, कहीं सैनी या अन्य और बहुत सारे नामों से इन्हें पूरे भारत में जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, आज के 2500 वर्ष पहले शाक्य वंश एक छोटा सा राज्य था। कपिलवस्तु उसकी राजधानी थी। अभी तत्कालीन बीएसपी की सरकार में माननीय बहन जी के द्वारा सिद्धार्थनगर जिला बनाया गया। आज भी वो रजवाड़ा, आज भी वो अवशेष वहां उपलब्ध हैं। उसी परिवार में, उसी खानदान में राजा सिद्धोधन जन्म लेते हैं और उनके परिवार में सिद्धार्थ के रूप में एक राजकुमार पैदा होते हैं। आगे चलकर के वो राजकुमार सोतपन्ना, सृगदागामी, अनागामी, अरहत पद को प्राप्त करते हुए बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं और बुद्ध बनते हैं और संपूर्ण मानव के लिए वो अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, आविष्कारक होते हैं। मैं बता दूं आपको, समकालीन राजा जो तथागत भगवान बुद्ध के हैं, जैसे राजा प्रसेनजित, राजा बिंबसार, राजा अजातशत्रु, राजा जेत, जमींदार अनाथ पिंडक, वर्धमान महावीर, ये सब तथागत बुद्ध के समकालीन हैं। इसके बाद ये परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, ये वंश छिन्न भिन्न हो जाता है और बहुत दिनों के बाद फिर इकट्ठा होता है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। खंड खंड भारत को अखंड करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में ये परिवार फिर इकट्ठा होता है। और मैं आपको बता दूं, जब आप सब लोगों को गले लगाते थे, जातिवादी नहीं थे, विचारधारावादी थे, अपनी संस्कृति सभ्यता को मानते थे, तो अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आपके साथ शादी कर दिया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय शादी करने का भी श्रेय आपको जाता है। और आज आप जातिवादी हैं तो आपका हश्र क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मौर्य वंश की स्थापना उन्होंने की और इस खानदान में 10 राजा हुए। मैं आपको बता दूं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देववर्धन, सतधंता, बृहद्रथ 10 राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हालांकि सभी लोगों ने राज्य विस्तार का कार्य किया, सेवा का कार्य किया, लेकिन सबसे बड़ा इस खानदान में, इस परिवार में, इस राजवंश में सम्राट अशोक का कार्य है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपनी बेटा बेटी को, महेंद्र और संघमित्रा को सीलोन श्रीलंका भेजा धर्म प्रचार के लिए। आज भी बौद्ध जगत में बहुत बड़े मान सम्मान के साथ उनका नाम लिखा हुआ है। पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया। इसके बाद बहुत से लोग अनुयायी हुए, धम्म के अनुयायी, लेकिन कोई भी माता पिता इतना बड़ा निर्णय नहीं ले पाया कि अपने बेटा और बेटी को बौद्ध भिक्षु बनाकर के विदेश में प्रचार करने के लिए भेजता। ये कीर्तिमान स्थापित उन्होंने किया, ये आपके परिवार ने किया। आगे चलकर के सम्राट बृहद्रथ कमजोर शासक हो जाते हैं और एक सेनापति वो बना देते हैं ब्राह्मण, जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग है। और वही पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धोखे से, कपट से, छल से अपने राजा की हत्या कर देता है और स्वयं शासक बन जाता है। विचार करिए, वह व्यक्ति शासक बनने के बाद अपने आप को राम बताता है, अयोध्या अपनी राजधानी बताता है और अपने लेखकों से, अपने कवियों से एक ग्रंथ लिखवाता है। और जो 10 राजा मौर्यों के उसने हनन किए हैं, अंतिम राजा की हत्या की है, उसे दशानन कह के प्रचारित करता है। आज भी जगह जगह 10 सर वाला रावण फूंका जाता है। वो नहीं है। श्रीलंका में 5 बार गया हूं, रावण नाम का व्यक्ति वहां पैदा नहीं हुआ है। वो ये 10 मौर्य साम्राज्य हैं जिनका सर काटा जाता है, इनके सर फूंके जाते हैं 10 सर लगा करके। आज भी प्रथा कोई और नहीं, शाक्य, कुशवा, मौर्य सैनी समाज के लोग बनाते हैं। आज भी इनके घरों में चले जाइए, इनके खानदान के लोगों की, इनके पुरखों की जिन्होंने हत्या की, उनकी आपको रामायण इनके घरों में रखी मिल जाएगी, उनकी मूर्तियां इनके घरों में रखी मिल जाएंगी। इतना इन्हें ऐतिहासिक ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि आज दिन तक ये परिवार अखंड भारत का राजा रहा। तब राजा रहा जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान सारे भारत में लगते थे।
और आज नहीं हो पा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी गौरव को, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को भूल गया है। आगे चल करके फिर इस वंश का ह्रास हो जाता है, कोई रहता नहीं है। फिर ज्योतिबा राव फुले के रूप में, माता सावित्रीबाई फुले के रूप में 2 रत्न इस खानदान में पैदा होते हैं। हालांकि लिखा है कि वो कुणबी और माली हैं। तो कुछ लोग जो पटेल समाज के लोग हैं, कुर्मी लोग हैं, मराठा हैं, वो भी ज्योतिबा राव फुले को अपना ही मानते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये बहुजन समाज के जितने भी संत गुरु महापुरुष हैं, सब अपने ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन चूंकि तुम्हें जातियों में बांटा गया और आप ईमानदारी से जातिवादी हैं, जाति के गौरव में जी रहे हैं, इसलिए आपकी जाति का ऐतिहासिक कार्य मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि पुरखे आपके क्या थे और आज आप क्या हो गए। और ज्योतिबा राव फुले ने मानवता के लिए, गरीबों के लिए, हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के लिए विद्यालय खोले। अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके प्रथम शिक्षिका बनाया। उस समय तत्कालीन अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों ने कई अवार्ड दिए, इवन कई विद्यालयों के लिए जमीन मुहैया कराई। विरोधी लोग इन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू कहते थे, लेकिन उन्होंने वाकई भारत को समझा और भारत के दर्द को समझा, हक वंचित को समझा, गरीब को समझा, और कभी भी उन्होंने जातिवाद छुआछूत नहीं किया। क्या आप ज्योतिबा राव फुले की तरह हैं? क्या आपकी बहनें, बेटियां माता सावित्रीबाई फुले की तरह हैं कि जिन्होंने शिक्षा का दरबार सबके लिए खोला, कभी जातिवाद नहीं माना? आज आप जातियों के संगठन बना के घूम रहे हो। जिन पुरखों ने अखंड भारत पर शासन किया हो, वो लोग आज जातियों के संगठन बना करके प्रधान नहीं बन पा रहे हैं, एमएलए नहीं बन पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, राज्यपाल नहीं बन पा रहे। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं आपके? हाई कोर्ट में कितने जज हैं आपके? ये दशा इसलिए है क्योंकि आप पुरखों के गौरव को भुला चुके हो। आपने अपने खानदान की इज्जत को भुला दिया है, इतिहास को भुला दिया है। अगर थोड़ा भी उनका रक्त मात्र आपकी इस भुजाओं में दौड़ रहा होता तो तुम समाज बनाते, जातिवादी नहीं होते और सबको जोड़ करके फिर इस हक वंचित भारत के रहनुमा बन जाते। लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो। आगे चल करके इस खानदान में बाबू जगदेव प्रसाद पैदा होते हैं। उन्होंने संघर्ष किया। ऐसा कौन क्रांतिकारी व्यक्ति है, जागरूक और सामाजिक व्यक्ति है भारत में जो बहुजन समाज में पैदा हुआ, जो बाबू जगदेव प्रसाद जी को नहीं जानता? और कौन नहीं जानता कि उनकी हत्या किसने की, आखिर उन्हें क्यों मारा गया? ब्रयद्रथ को जिन्होंने मारा, उन्होंने ही जगदेव प्रसाद बाबू को मारा। और जिन्होंने आपको मारा, जिन्होंने आपके पुरखों की हत्या की, उनकी आप पूजा करते हो। लानत हमें आता है। अगर आप ही बदल जाओ तो एक बहुत बड़ी आबादी परिवर्तित हो सकती है अपने इतिहास को जानकर, अपने वैभव को जानकर। इतना ही नहीं, भारत के किसी भी राष्ट्रीय चिन्ह में चले जाइए, आपके पुरखों की निशानी है। राष्ट्रपति भवन में जो बुद्ध की प्रतिमा रखी है, वो भी आपके पुरखों की निशानी है। आज आईपीएस के कंधे पर जो अशोक की लाट लगी है, ये भी आपके पुरखों की निशानी है। तिरंगे में जो चक्र है, ये भी आपके पुरखों की निशानी है। भले ही भारत ये सेकुलर भारत हो, लेकिन ये बौद्धमय भारत लिखित तौर से है। भले ही उसके अनुयायी न हो, आप उसे न मानते हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये परिवार पूरे देश में है, जगह जगह है। जैसे गहलोत जी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, वो भी इसी परिवार के हैं। छगन भुजबल जी, वो भी इसी परिवार के हैं। मैं आज आपको ललकार रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपकी अंदर की चेतना जगा रहा हूं कि आज भी आप अपने ऐतिहासिक गौरव को जानकर खड़े हो जाइए, तो बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे और फिर आप इस भारत के, अखंड भारत के रहनुमा, शासक, राजा महाराजा बन सकते हो। कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जातिवादी होकर, इतिहास को भुलाकर, दूसरों की गुलामी करके कभी आप यहां शासक नहीं बन सकते हो। आओ शाक्य, कुशवा, मौर्य, सैनी समाज के लोगों, आओ। एक बार फिर ये भारत आपको पुकार रहा है। एक बार फिर ये श्रमण आपको पुकार रहा है कि जिस तरह से आपके पुरखों ने हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को साथ लेकर इस देश पर शासन किया, आज फिर ये भारत चाह रहा है कि आप आएं और इस देश को संभालें, बुद्ध की संस्कृति, श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके गौरव को जगा रहा हो, आपके इतिहास को बता रहा हो, तो आप ईमानदारी से इसे शेयर करिए ताकि प्रत्येक शाक्य, कुशवा, मौर्य, सैनी समाज का व्यक्ति
जो लगभग 10-12% पूरे भारत में रहता है, उसे पता चलना चाहिए कि मेरे पुरखों का गौरव क्या था और आज हमारी ऐसी तैसी क्या हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।